हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। जैसा कि आपको पता है, आने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए हमारी जो सीरीज़ चल रही है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एसएससी, सीजीएल, सीडीपीओ, बीपीएससी, एमपीएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स। तो उसके लिए जो हमारी जीएस की सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने बहुत सारे वीडियोस कवर कर लिए हैं और ये कंटिन्यूअस है जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी इकोनॉमिक टर्म्स से रिलेटेड टर्म्स की। तो मैंने आपको बताया था ए टू जेड जितने भी टर्म्स हैं हम सब कवर करने वाले हैं। तो पिछले दो वीडियोस में हमने बात की थी ए से रिलेटेड टर्म्स की और बी से रिलेटेड टर्म्स की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला टर्म है आज का वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का सिंपल सा अगर मतलब हम समझे तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी। पूंजी तो मतलब जो पैसे आप अपने बिजनेस में लगाते हैं उसके रनिंग के लिए, ठीक है, उसके रनिंग के लिए, उसको चलाने के लिए, उसी पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। अगर हम इकोनॉमिक टर्म में बात करें तो मनी को हम मनी को या फिर एसेट को जब हम बिजनेस में डालते हैं उसको चलाने के लिए उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और कैपिटल को लाइफ ब्लड कहा जाता है किसी भी बिजनेस का। ठीक है, समझ में आया आपको कैपिटल क्या होता है? अब बात करते हैं कैपिटल कंट्रोल्स की। कैपिटल कंट्रोल क्या होता है? तो देखिए, जब किसी देश की गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है किन चीज़ों पे, कैपिटल, किसी भी कैपिटल के मूवमेंट पे, जैसे न बाहर से पैसा आएगा न देश के अंदर से पैसा बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाले मामले पे जब वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है ना, तो इसे कहते हैं हम कैपिटल कंट्रोल। क्या कहते हैं? कैपिटल कंट्रोल कहते हैं। कुछ वजहों की वजह से कुछ वजहों से ये क्या करती है, गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। तो जब रिस्ट्रिक्शंस ये लग जाए कि ना बाहर से कैपिटल अंदर आएगा, यानी कि ना बाहर की कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा, और ना यहाँ के जो कंपनीज है वो बाहर पैसे भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं कुछ भी, या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसी को कहते हैं कैपिटल कंट्रोल। नेक्स्ट टर्म है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, गेन का मतलब होता है फ़ायदा। क्या होता है गेन का मतलब? गेन का मतलब होता है फ़ायदा। तो देखिए, जब कभी आप कोई अपना एसेट्स बेचते हैं, ठीक है, तो उस पे जो प्रॉफिट आपको होता है ना, उसको आप कैपिटल गेन कहते हैं। आप हर किसी प्रॉफिट को कैपिटल गेन नहीं बोल सकते। जैसे कि जो कि आपका रेगुलर बिजनेस है, मान लीजिए आपके पास एक शॉप है और वो शॉप किस चीज़ की है? मान लीजिए गारमेंट की शॉप है, कपड़े आप बेचने का काम करते हैं, ठीक है। तो गारमेंट के शॉप में जो आपने गारमेंट्स बेचे डेली बेसिस पे बेचते हैं, ये आपका रेगुलर बिजनेस है। तो रेगुलर बिजनेस पे जो प्रॉफिट होगा ना, उसको कैपिटल गेन हम नहीं कहेंगे, वो तो आपका रेवेन्यू हो जाएगा, रोज़ का काम है वो आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको कैपिटल गेन नहीं कहेंगे। लेकिन उसी गारमेंट शॉप में आपने एक फिक्स्ड एसेट्स रखा था। फॉर एग्जांपल आपने एक, मान लीजिए, एसी रखी हुई थी, ठीक है, तो वो तो आपका कैपिटल एसेट्स है, वो तो आपका एसेट है ना। लॉन्ग टर्म के लिए आपने एसी को ख़रीदा था, अब उस एसी को आपने बेच दिया, और जब उस एसी को आपने बेचा तो आपको कुछ प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 500 रुपये या 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया उस एसी को बेचने पे। तो फिर वो जो फ़ायदा हुआ ना आपको, तो उसको कहेंगे हम कैपिटल गेंस। तो जब फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे जब फ़ायदा होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल गेंस। क्लियर है? कैपिटल मार्केट नेक्स्ट टर्म है हमारा। कैपिटल मार्केट क्या होता है? एक ऐसा मार्केट होता है, देखिए, ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और ये फिजिकल फॉर्म में नहीं भी हो सकता है। कैपिटल मार्केट कैसा भी हो सकता है। कैपिटल मार्केट हो सकता है आपको दिखाई ना दे, ऑनलाइन हो, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट सेकेंडरी मार्केट को कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है, खरीद बिक्री होती है किस चीज़ की? सिक्योरिटीज़ की, जैसे बॉन्ड्स की, शेयर्स की, ठीक है। तो जिस भी कंपनीज को या गवर्नमेंट को अगर कैपिटल की ज़रूरत होती है ना, तो वो अपने शेयर्स इन मार्केट्स में बेचते हैं और ख़रीदने वाले ख़रीदते हैं, ठीक है। तो ऐसे मार्केट को क्या कहते हैं? हम कैपिटल मार्केट्स कहते हैं। मनी मार्केट क्या होता है? तो मनी मार्केट हम प्राइमरी मार्केट को कहते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है, कम समय के लिए। और कैपिटल मार्केट में ज़्यादा समय के लिए शेयर्स की खरीद बिक्री की जाती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट टर्म है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड बाय अ कंपनी टू फाइनेंस इट्स ओवरऑल ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल होता है पूंजी।
बिना कैपिटल के बिजनेस रन नहीं कर सकते। उसी तरीके से कैपिटल किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। देखिए कैपिटल, जब आप किसी बिजनेस में पैसे लगाने की बात करेंगे तो आप क्या चीज़ें देखेंगे। एक तो आपके पास पहले से ही कुछ पैसे होंगे, ठीक है, ऑलरेडी आपके पास होगा वो पैसा। तो वो जो ऑलरेडी आपके पास एसेट्स है ना, वो कहलाएगा इक्विटी, या फिर जैसे शेयर हो गया, ये सब आपने कैपिटल, ठीक है, वो कहलाएगा इक्विटी। और प्लस आप कुछ उधार लोगे, लोन लोगे, वो कहलाएगा आपका डेट, ठीक है। पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, चलिए मैं लिखता नहीं हूँ। तो जो आपके पास ऑलरेडी है वो इक्विटी, और जो आपके पास नहीं है वो डेट, मतलब आप उधार लोगे वो डेट। तो डेट प्लस इक्विटी मिल करके ही क्या बनाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्टेल। अभी कार्टेल वर्ड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। कार्टेल क्या होता है? तो कार्टेल होता है, देखिए आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जब कुछ लोग मिल करके ना आपस में एक निश्चय कर लेते हैं कि हमें ना ये सामान इतने पे बेचना है और इतने पे ही बेचना है, इससे ना ज़्यादा पे बेचना है ना कम पे बेचना है। तो ऐसे को कहते हैं कार्टेल। कार्टेल का सीधा सा मतलब होता है गिरोह बना लेना, ठीक है। तो जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स, मतलब कुछ फर्म्स आपस में मिल करके कॉपरेट करके क्या करें, प्राइसेस फिक्स कर दे कि हमें ना इतने से ज़्यादा पे ना बेचना है और ना इतने से कम पे बेचना है। मतलब आप किसी भी शॉप पे चले जाइए, दो तीन मान लीजिए आसपास दो तीन वो मैन्युफैक्चरर है एक ही प्रोडक्ट के, और आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको सेम रेट देखने को मिलेगा, जबकि आपको पता है कि ये रेट इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन हर एक मैन्युफैक्चरर सेम रेट पे ही बेच रहा है, तो आपकी तो मजबूरी हो जाएगी खरीदना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कार्टेल, इसे कहते हैं गिरोह। तो ऐसा कहाँ पे संभव है? जहाँ पे ओलिगोपोली हो। अभी ओलिगोपोली क्या होती है? तो ओलिगोपोली ऐसे को कहते हैं, ऐसे प्रोड्यूसर्स को कहते हैं, ऐसे मार्केट को कहते हैं जहाँ पे एक प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही मैन्युफैक्चरर हों या कुछ ही प्रोड्यूसर हो, फॉर एग्जांपल 2 या 3, ठीक है, इसको कहते हैं ओलिगोपोली। मोनोपोली तो आपको पता है कि सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। तो जब ये फ्यू सेलर्स आपस में ये डिसाइड कर ले कि किसी भी प्रोडक्ट को हमें इतने ही रेट पे बेचना है, तो फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी उसी रेट पे खरीदना। इसी को कहते हैं हम कार्टेल बना लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, एक ये गार्डियन की तरह काम करते हैं किसके, मॉनेटरी सिस्टम के, या फिर बैंक्स जितने भी है ना, कॉमर्शियल बैंक्स, उनके गार्डियन की तरह ये काम करते हैं। कौन? सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया का अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो वो कौन है? इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। क्लियर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए सेंट्रल बैंक का क्या काम होता है, एक तो ये मॉनिटर करती है कॉमर्शियल बैंक्स को, उनको गाइड करती है, उनको रेगुलेट करती है, साथ ही साथ इन्हें हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। मतलब कि बैंक को भी अगर लोन लेना हो ना तो वो कहाँ पे जाएंगे, वो सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने का काम होता है वो कौन करती है? सेंट्रल बैंक करती है। क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? नेक्स्ट टर्म है हमारा क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब ये बंद, बंद इकोनॉमी, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जो बाहर वालों के लिए बंद कर दी गई हो, उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। मतलब न वो बाहर से कुछ मंगवाएंगे न बाहर वालों को कुछ देंगे, ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी के फ्रिक्वेंट एग्जाम्पल तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल है जो आप उससे आप समझ सकते हो, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। नॉर्थ कोरिया जो एग्जाम्पल है वो क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, ना बाहर से वो कुछ मंगवाते हैं ना बाहर वालों को कुछ देते हैं, ठीक। इसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल सिक्योरिटीज करके आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा। कोलेट्रल 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 क्या होता है? देखिए जब भी आप कहीं से लोन लेने जाओगे तो आपको बोलेगा कि भाई कुछ ऐसा हमारे पास आप गिरवी रखो। जब गिरवी रखोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आप हमारा जो लोन लेने आए हो उसको आप रीपे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा एसेट्स जो कि आपको बोरोवर के पास गिरवी रखना होता है फॉर टेकिंग लोन्स, उसे ही हम कोलेट्रल कहते हैं। अगर आप रीपे करने में असमर्थ हो जाते हैं उस लोन को जो आपने लोन लिया है, या फिर उसका इंटरेस्ट जो होता है वो नहीं दे पाते हैं, तो वो क्या कर लेता है, जो आपका वो होता है, सॉरी बोरोवर मैंने बोल दिया क्या, बोरोवर के पास नहीं लेंडर के पास गिरवी रखना होता है। तो देखिए तो वो कोलेट्रल क्या होगा, आपका जो लेंडर होगा ना उस कोलेट्रल को सीज कर लेगा, मतलब वो अपने पास रख लेगा या उसको बेच करके अपना पेमेंट ले लेगा। उसी सबूत को या उसी गिरवी चीज़ को हम कहते हैं कोलेट्रल। अभी बात करते हैं कमांड इकोनॉमी की। कमांड इकोनॉमी किसे कहते हैं? ऐसी इकोनॉमी, ठीक है, जहाँ पे जितने भी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना उसको हैंडल करने का काम, उसको मैनेज करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करती है वहाँ की।
ऐसे इकोनॉमी को कहते हैं हम कमांड इकोनॉमी। लेकिन इंडिया में किस तरीके की इकोनॉमी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट दोनों तरह की इकोनॉमी है। तो न ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, न ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। और कमांड इकोनॉमी किसे कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। क्लियर। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, देखिए जब कभी कभी आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो आपको कहता है कि सर आप ये ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए एक आप पिज़्ज़ा ले लेते हैं, एक पिज़्ज़ा लेते हैं, मान लीजिए आप डोमिनोज में गए, आप एक पिज़्ज़ा लेते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री केचप मिलेगा। पिज़्ज़ा पे खैर केचप कोई नहीं खाता, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक केचप मिल जाएगा। तो जब केचप आपको मिल गया तो उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, आपको लेना ही लेना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हार्डवेयर की शॉप पे जाते हैं ना, कंप्यूटर लेने या लैपटॉप लेने, तो आपको सॉफ्टवेयर लेना ही लेना होता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर। क्लियर है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे दो प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे चाय कॉफ़ी का एग्जाम्पल नहीं ले लीजिएगा। चाय एंड कॉफ़ी आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये सप्लीमेंट्री गुड्स है। मतलब एक ना हो तो दूसरा क्या कर सकता है, उसको फुलफिल कर सकता है। क्लियर है। एक की जगह पे दूसरा आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक के जगह पे दूसरा नहीं यूज़ कर सकते, एक के साथ आपको दूसरा यूज़ करना ही करना होगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझिए, ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। देखिए आप एज अ सेलर अपने आप को सोचिए। मान लीजिए आप एक सेलर हैं, आप एक प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एक प्रोडक्ट की। तो आपने जब मैन्युफैक्चरिंग की तो आपने सोचा कि जो कंज्यूमर होगा ना, वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ पर ईच प्रोडक्ट देने को तैयार हो जाएगा। आपने ये सोच करके मैन्युफैक्चरिंग करी और आपने जो टोटल कॉस्ट लगाया उस पर वो मान लीजिए 40 रुपीज़ लगाया एक प्रोडक्ट का। तो आपको प्रॉफिट कितने की उम्मीद है, 10 रुपये की उम्मीद है ना प्रॉफिट होने की। लेकिन जब आप मार्केट में आपने उस प्रोडक्ट को उतारा और आपने उसका जो MRP है वो 100 रख दिया, तो कंज्यूमर वो 100 रुपीज़ भी देने को तैयार हो गया। सोचिए आपने कहाँ पे 50 रुपीज़ सोचा था और कंज्यूमर कितना देने को तैयार हो गया, 100 रुपीज़ देने को तैयार हो गया। तो पहले जहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट होता, वहीं पे अब कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो ये जो 50 हो गया ना, 10 रुपीज़ की उम्मीद थी, 50 एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये जो प्लस 50 आपको एक्स्ट्रा मिल गया, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस से किसका फायदा होता है, प्रोड्यूसर का फायदा होता है। क्लियर है। चलिए अभी बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो जो अमाउंट, देखिए जब आप बिजनेस करते हो तो फर्म से आपकी क्या उम्मीदें रहती है, फर्म से आपकी ये उम्मीदें रहती है कि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होना चाहिए। ओनर को क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। जो शेयर है, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको क्या उम्मीदें रहती है कि उनको क्या मिलना चाहिए, टाइम टाइम पे डिविडेंड मिलना चाहिए। तो ये जो है ना ओनर्स की का इंटरेस्ट, इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अ फर्म मस्ट पे द ओनर्स ऑफ कैपिटल फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग इट। ठीक है। क्योंकि शेयर होल्डर्स, ओनर्स आपको कैपिटल यूज़ करने दे रहे हैं मैनेजर्स को, तो मैनेजर्स का क्या काम है कि वो फर्म से प्रॉफिट अर्न करके जो शेयर होल्डर्स है, जो ओनर्स ऑफ द कंपनीज है, उनको क्या करें, टाइम टाइम पे प्रॉफिट दें। उसी को कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट टर्म है हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, देखिए जब आप कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, कोई भी अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, कॉस्ट को इसके बेनिफिट से कंपेयर करके। जैसे कि 40 रुपये अगर हम कॉस्ट रखेंगे, मान लीजिए आप ओनर है, आप कहते हैं कि 40 रुपये अगर हमने इसका कॉस्ट रखा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपये का फॉर एग्जांपल। ठीक है। या 30 रुपये रखा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा 60 रुपीज़ का, अगर हम 90 रुपीज़ पे बेचे तो जब आप इस तरीके से सोच के कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेते हो ना, तो उसी को हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है। क्या कहते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अभी बात करते हैं क्रेडिट की। क्रेडिट किसे कहते हैं, देखिए तो अ लोन एक्सटेंडेड और टेकन बाई फॉर एग्जाम्पल डिलेड पेमेंट ऑफ इनवॉइस। तो कोई भी लोन आपने लिया, ठीक है, और आपने वो रखा हुआ है, तो उसी को कहते हैं हम क्रेडिट कहते हैं। क्लियर है। और जब आपने लोन किसी को दिया तो आप उसको क्या बोलोगे, डेबिट बोलोगे।
अभी बात करेंगे क्रेडिट क्रिएशन की। क्रेडिट क्रिएशन सिंपल सा मतलब समझिए लोन क्रिएशन, ऐसा समझ लीजिए आप। तो मार्केट में जब लोगों को लोन की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड कराना ही कहलाता है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। तो क्योंकि मनी सप्लाई कैसे मार्केट में होगा, जब बैंक में बहुत सारे डिपॉजिट्स होंगे, जब कॉमर्शियल बैंक में बहुत सारे पैसे होंगे, डिपॉजिट्स होंगे, तब कॉमर्शियल बैंक खुल के लोन देगी लोगों को। तो क्या होता है, बैंकों में डिपॉजिट सप्लाई बढ़ा देने पे मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाता है। इसी को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। लोगों को जितना चाहे लोन मिल जाता है। क्रेडिट क्रंच क्या होता है, When banks suddenly stop lending, जब बैंक्स क्या करेगी, आपको पैसे देना बंद कर देगी, ठीक है, लोन देना बंद कर देगी अचानक से, तो उस टाइम पीरियड को आप क्या बोलोगे, क्रेडिट क्रंच, यानी कि पैसे ही नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, लोन ही नहीं मिल रहा है। क्रेडिटर कौन होता है, लेंडर होता है जो पैसे देता है, बॉन्ड बेचता है, या सॉरी वेदर बाय मेकिंग लोन बाइंग अ बॉन्ड। हाँ, क्रेडिटर कौन होता है, तो देखिए ऐसे लेंडर्स जो कि लोन दे रहे हैं या आपके बॉन्ड्स खरीद रहे हैं या आपके शेयर खरीद रहे हैं, वो पर्सन आपके लिए क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे। आपको उन्हें पैसे लौटाना होगा आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। लास्ट टर्म आज के वीडियो का है क्रेडिट करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या होता है, देखिए सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। करंट अकाउंट इतना ही सब, बस सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि करंट अकाउंट जो है ना वो आम लोगों के लिए नहीं है, ये किनके लिए है, बिजनेसमैन के लिए है। किनके लिए है, बिजनेसमैन के लिए है। मतलब इसके कुछ खासियत भी होती है। क्या क्या खासियत होती है इस करेंट अकाउंट की, तो करेंट अकाउंट में आप जब चाहे पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, टाइम कोई लिमिट नहीं होता कि इतने बार आप डिपॉजिट कर सकते हैं दिन में या इतने बार निकाल सकते हैं दिन में। तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये होता है क्योंकि बिजनेसमैन को बहुत फ्रिक्वेंटली पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जितनी बार चाहे पैसे निकाल सकते हैं, जितनी बार चाहे पैसे इसमें जमा कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसे क्या और किस नाम से जाना जाता है, डिमांड डिपॉजिट के नाम से। अभी डिमांड डिपॉजिट से ही पता चल गया कि जब डिमांड है आप डिपॉजिट कर सकते हैं, जब डिमांड है आप विड्रॉल कर सकते हैं। और एक और इसका क्या है, ड्रॉबैक क्या है इसका, कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है करेंट अकाउंट पे। क्लियर है, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डी से रिलेटेड इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा और काफ़ी ये हेल्पफुल होने वाला है अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं या फिर बहुत सारे एसएससी एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने लग गए हैं इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को, और मैंने शुरू में ही बोला सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।